डॉक्टर साहब कितने कितने अंतराल में दमा के मरीज को डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप वगैरह कराना चाहिए? देखिए, आम तौर पे जब कभी उसे समस्या होती है तब वो हमारे पास आता है, यानी जिस समय दमा उसका तीव्र हो जाता है। पहले हमें कुछ दवाइयाँ मुंह से भी देनी पड़ती हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है उस समय, और वो इन्हेलर्स के ज़रिए से नहीं पहुंचाई जा सकती। एक बार हम दमा को नियंत्रित कर लेते हैं तो उसके बाद में लगभग हर 3 महीने के, या यूँ कह लें 3 से 4 महीने के अंतराल पर अपने बाल रोग चिकित्सक से, जो श्वास रोग में दक्षता रखता हो, लगातार संबंध बनाए रखना चाहिए। और ये दीर्घकालीन रिश्ता है। जब तक दमा समाप्त ना हो जाए या उसके लक्षण आने बंद ना हो जाए तब तक ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा। और धीरे धीरे जो आपका चिकित्सक है उसका ये दायित्व होता है कि वो दमा की इस बीमारी में जो कुछ भी स्थितियां निर्मित होती हैं उससे निपटने की कला आपको या आपके बच्चे को सिखा दे, जिससे अधिकांश मामलों में ये नियंत्रण उसके पास से निकल के आपके हाथ में आ जाए। और यही इलाज की कामयाबी भी है कि आप अपने रोग का स्वनियंत्रण करने लगें, लेकिन तब भी न्यूनतम ही सही चिकित्सक की मदद और देखरेख आवश्यक है। डॉक्टर साहब, दमा के मरीजों की ठीक होने की क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, जिन बच्चों में शुरू के 5 साल में दमा जैसे या दमा के लक्षण आते हैं उसमें से अधिकांश में ये लक्षण 8-10 साल के होते होते समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों में ये लक्षण उसके बाद भी चलते रहते हैं, यानी किशोरावस्था के बाद भी ये लक्षण जारी रहते हैं, वे प्रायः दमा के शुद्ध मरीज होते हैं, यानी और चीज़ें हट जाती हैं। और ये जो मरीज हैं इन्हें निरंतरता के साथ दवा लेनी होती है, लेकिन जब ये किशोरावस्था की उच्च शिखर पे पहुंचते हैं और शरीर में जो गर्मी है वो ऊपर आ जाती है, यानी हार्मोन्स जाग जाते हैं, तब ये बीमारी प्रायः बड़ी मात्रा में स्वनियंत्रित हो जाती है और तब आपको बाहर से सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कालांतर में जो गर्मी ऊपर आती है, हार्मोन्स जाग जाते हैं, अपने शिखर तक पहुंचते हैं, ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहता। उम्र पाके लगभग 40-45 साल के बाद में धीरे धीरे ये जो चढ़ाव है ये उतार की तरफ जाता है और तब ये लक्षण फिर से कुछ बढ़ सकते हैं और तब फिर आपको अपने चिकित्सक के संपर्क में प्रायः जल्दी जल्दी आना होता है। और एक बार तब शुरू हो तो हार्मोन क्योंकि दोबारा नहीं जागेंगे, इसलिए तब व्याधि ये जिंदगी उम्र पर्यंत चलती है। डॉक्टर साहब, अगर बचपन में इसका समुचित इलाज नहीं किया जा सकता तो इसका दीर्घकालीन परिणाम क्या होता है? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया दिव्या जी। देखिए, बचपन में दमा को पहचानने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप श्वास नली में होने वाले उन परिवर्तनों को जो अभी स्थायी नहीं हुए हैं या जिनको अभी लौटाया जा सकता है उनको वहीं रोक देते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते। अन्यथा धीरे 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 श्वास नली में कड़ापन और अकड़न आ जाएगी, चीज़ें स्थायी हो जाएंगी और फिर हम चाहें तो इन्हें वापस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन में दमा को पहचाना जाए, उसको समुचित उपचार बताया जाए, लोग नियमित और निरंतरता के साथ इसका उपचार करें। श्वास नली के प्रदाह को बिल्कुल मोटे तौर पे यूँ समझ लें जैसे कहीं आग लग जाए, आप तत्काल आग बुझाना शुरू कर दें तो आप अपनी संपत्ति को क्षतिग्रस्त होने से वहीं बचा सकते हैं। लेकिन अगर देर हो जाए फिर आप आग बुझा भी दें तो जैसे मैंने कहा बहुत देर हो जाएगी, फिर आप बहुत कुछ बचा नहीं पाएंगे। इसलिए शुरू में पहचानिए और आगे चल के COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज बन जाने से रोकें, क्योंकि फिर उसके आगे कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे आपको अपनी श्वास संबंधी विकलांगता
स्वीकार करनी ही होती है। तो आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे जटिल न हो, ये समस्या स्थायी न हो जाए, श्वास संबंधी विकलांगता आपको घेर न ले, तो ज़रूरी है कि आप बचपन में पहचानें और इसका समुचित उपचार करें। डॉक्टर